वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारी मौजूदगी मदरसा अरफिया संगनाम में है और यहाँ के खाजिन मौलाना मुंतज़िर साहब और रहमानिया फाउंडेशन के चेयरमैन। आज हमारी दूसरी बार इनसे मुलाकात होगी आमने सामने मुलाकात करेंगे, सर से जानेंगे कि इस सिलसिले में, चूँकि गुज़श्ता दिन आपने जो बयान दिया वो काबिले तारीफ़, आपका बयान बहुत सारे प्लेटफार्म पर आपका यह प्रोग्राम मकबूल हुआ और जो इमारत से ताल्लुक़ जो बातें थी वो भी आपने खामोश कर दिया, जो चेमी गोइयाँ थी वो सब खामोश हो गया। आज हम बात करेंगे हजरत से। गुज़श्ता दिन वक्फ बिल पास हुआ और वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह ने जोर दे के कहा कि यह लोकसभा का बिल है, किसी भी हाल में मानना पड़ेगा। हजरत से जानते हैं इस सिलसिले में कि आपका क्या मौक़िफ़ है, हजरत बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमित शाह गृह मंत्री ने जो कहे हैं कि ये संसद का बिल है, किसी हाल में मानना पड़ेगा, उनको खुद सोचना चाहिए कि जिस संसद के संविधान ने उनको अधिकार दिया है वो बिल बनाने का, और जिस वोटर आईडी कार्ड की वजह से वो इलेक्शन लड़ते हैं और जिस वोटर आधार की वजह से जनता उनको इलेक्शन जिता के पार्लियामेंट में भेजते हैं, उसी संविधान ने उसी वोटर कार्ड आधार हमें भी दिया है कि आप उस पर आवाज उठाइए। अगर आपके खिलाफ बिल बनाया जाता है तो संविधान हमें भी बराबर का इख्तियार दिया है कि जो कानून गलत बनता है, जो कानून जिसके लिए बन रहा है उसके लिए नफा बख्श नहीं है और वो बखूबी जान रहा है और मना कर रहा है, तो आप उसके लिए वो कानून न बनाइए। संविधान जनता को इख्तियार दिया है और आप कह रहे हैं कि संसद के बने हुए हर कानून को आपको मानना पड़ेगा। जब आपको अपने संविधान की रक्षा और संविधान के इख्तियारात और पावर का इल्म ही नहीं है तो आप गृह मंत्री बन गए कैसे? दूसरा सवाल है, इस बिल में जदयू जो वोटिंग किया उस पर जदयू के मुस्लिम लीडरान पर क्या असर पड़ा? जदयू ने इसमें जो भी कारनामा अंजाम दिया है वो शुरू से एहसास हो रहा था कि मुनाफिकत का रवैया अपनाया जाएगा और मुनाफिकत का रवैया अपनाया तो गया और नीतीश कुमार ने मुकम्मल तौर पे जाहिर कर दिए। ये वक्फ बिल असल वक्फ बिल ही तक महदूद नहीं था, इसमें मुसलमानों का ही मसला नहीं है, पूरे माइनॉरिटी का मसला जुड़ा हुआ है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो या दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हो या मुस्लिम हो, सबका ताल्लुकात निस्बत इस वक्फ बिल से जुड़ा हुआ है। सबकी बारी आने वाली है और ये बिल जो लाया गया है असल ये साबित करना था कि आप सेकुलर हैं या नहीं है। नीतीश कुमार पूरे बिहार को ये पैगाम दे दिए जदयू वालों ने कि अब हम सेकुलर नहीं है। अब सेकुलर नहीं है तो उसमें जो मुस्लिम लीडरान हैं उनको अपने आप को ये फैसला करना है कि हम सेकुलर बन के रहेंगे या आरएसएस के विचारधारा के तहत हम अपनी गुलामी करेंगे। अब आरएसएस के विचारधारा के तहत अगर आपको गुलामी करना है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको सेकुलर बन के रहना है तो फिर अशफाक करीम जैसे लोगों को जो इमारत पे आंच उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, इमारत को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। जो लोग अमीर शरीयत का एक रात में रातों रात अपने नाम के साथ लेबल लगा लेते हैं, जो जदयू के निहायत करीबी, नीतीश कुमार के निहायत करीबी है, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमें इस वक्त बिल पे माननीय मुख्यमंत्री को क्या जवाब देना चाहिए। अब तक तो मेरे सामने बहुत सारे खुददार मोतबर नेता जो बड़े लीडरान जदयू के थे, उन्होंने अपनी खुददारी और अपनी वफादारी का सबूत देते हुए इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों को भी इस्तीफा देने में आगे बढ़ना चाहिए। अगर अपने आप में सही है, मुनाफिकत में मशगूल नहीं है तो साबित करना चाहिए। सामने देखिए। तीसरा सवाल है हजरत, वक्फ बिल मुखालिफत में जो हजरत वोटिंग किए अपने आप को सेकुलर साबित किए, इस सिलसिले में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, वक्फ बिल की मुखालफत सेकुलर में कांग्रेस ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है और कांग्रेस के दो चार नेता ने जो वहां बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है, खास
कि उन्होंने मुसलमानों की कुर्बानियां को बयान किया, उलमाए किराम की कुर्बानियों को बयान किया। उसके बाद मुसलमानों की जंग आज़ादी में जितने अहम किरदार थे सभी को मुख्तसर वक्त में तकरीबन बयान करने की कोशिश किया, और फिर ये कहा कि आप उस कौम को दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस कौम ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। गोया के अहम किरदार अदा करने में कांग्रेस निकले। उनके साथ ही जितनी भी पार्टियां विपक्ष में थी, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो या दीगर और भी पार्टी हो, सभी ने अहम किरदार किया। उस पर भी सबसे अहम रोल अदा करते हुए मुस्लिम रहनुमाओं को और जितनी भी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं सबको ये पैगाम दिया, इस तहरीक में हिस्सेदार बने इमरान प्रताप गढ़ी जी, जो उन्होंने पूरे कपड़ा को काले कपड़ा पहनकर पार्लियामेंट गए, रिजेक्ट वक्फ बिल का बैनर लगाकर खड़े हुए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक स्याह दिन है। और इसके साथ ही अब जदयू के कुछ लीडरान इन कारकर्दगी को हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब मिल्लत को तोड़ने की जगह जगह कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पे संजय झा का मैंने बयान एक सुना कि ये बिल खास तौर से अंसारी और गुजरा के लिए लाया गया है, ये पसमानदा के लिए लाया गया है। जबकि आप याद देखेंगे कि गर्दनी बाग का धरना था, उसमें मुसलमान के पसमानदा और मुसलमान के साथ साथ जितने भी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं सभी लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सभी ने हिस्सा लिया। अब ये आरएसएस का जो नया फार्मूला और नया नुस्खा कि मिल्लत को तोड़ा जाए, आपस में बांटा जाए, उसके लिए इन्होंने अंसारी और गुजरा से जात बिरादरी की बात को उठाया है और जात बिरादरी की बात को उठाकर इस वक्फ बिल के आड़ में अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। लिहाजा मिल्लत के मुसलमान, चाहे मुसलमान खास तौर से जिस बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हो, जदयू के इस ऐसे नेताओं से सावधान रहें और खास तौर से संजय झा के इस जुमले से होशियार रहें। आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके बिल के हम वफादार हैं, आप घबराए नहीं, हम आपके अंदर जितने भी छोटे कास्ट के लोग हैं या पसमानदा तबकात के लोग हैं, हम उनके लिए वफादार हैं। तो ये गुमराह कर रहे हैं आपको, आप अपने आप को होशियार रखिए और वक्त आए तो जवाब भी दीजिए। आखिरी सवाल है, अभी हाल के दिनों में इमारत शरिया के अंदर में जिस तरीके से खलफशार हुआ, जदयू के मुस्लिम जो लीडरान थे आप सबको जानते ही हैं, उन चेहरों ने इमारत के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी लगाया और अभी एक पूर्वी चंपारण के जदयू के लीडर हैं मोहम्मद कासिम अंसारी, उसका इस्तीफानामा सौंपा गया। इस सिलसिले में कुछ आप बताएं जो हमारे इमारत को बदनाम करने की कोशिश किया। देखिए, जदयू की पॉलिसी रही है, उस दिन जितने लोग इमारत गए थे वो सारे के सारे लोगों के बारे में ये भी वीडियो वायरल हुआ कि वो माननीय मंत्री जी के यहाँ मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद वहां से निकलने के बाद वो इमारत शरिया में पूरे प्लान के साथ इस नियत से गए कि इमारत शरिया को अपनी ताकत के बलबूते पे कब्जा कर लिया जाए, और वो कब्जा करना वो अपने मफाद के लिए इसलिए कर रहे थे कि असल उनको ठेस पहुंचा, उनके पांव से जमीन घिसक रही थी जिस दिन अमीर शरीयत हजरत मौलाना फैसल अहमद वली रहमानी ने ये हुक्म दिया कि कोई भी आदमी जदयू या चंद्रबाबू नायडू के अफ्तार पार्टी में शरीक न हो। ये समझिए कि पैगाम देना और वक्फ बिल को मजबूत करना, फिर कुछ ही दिनों के बाद या दूसरे या तीसरे दिन धरना करना गर्दनी बाग में और उसमें सारे लोगों का शरीक होना। जदयू के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी और वो खिसक गई तो फिर उसको लाने के लिए उन्होंने अपना गलत रवैया इख्तियार करना शुरू किया कि किसी तरह इमारत ही की तोड़ दें, इमारत में ही खलफशार पैदा कर दें, इमारत में ही इंतशार पैदा कर दें ताकि ये जो इनका जो ये तहरीक है ये कमजोर पड़ जाए। और इसी तहरीक
को कमजोर करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमारत मिल्लत का कीमती असासा है और हमेशा मिल्लत के लिए अच्छे पैगाम दिया है, अच्छा काम किया है, मजबूती के साथ मिल्लत को इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ जोड़ कर चला है, उस पे वो कायम दायम है और रहेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, तो ये आप देख रहे थे देश की आवाज़, और हमारे साथ मौलाना तफसीली बात बता रहे थे, वक्त के ताल्लुक से भी, इमारत के भी ताल्लुक से भी, और जदयू के जो सियासी लीडरान हैं उनके ऊपर भी पूरी खुलासा बता रहे थे। तो हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ भी देखें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मिल्लत तक पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम।